पिछली तासिका में हमने चांदनी रात इस पद्य के 2 पदों का अध्ययन हमने किया था। आज जो उसमें से शेष रह गए हैं उन 4 पदों का अध्ययन आज हम इस तासिका में करने वाले हैं। तो चलो पन्ना नंबर 1 सभी छात्रों को क्या करना है, पहले पन्ना नंबर 1 निकालना है। उसमें से चांदनी रात इस पद्य का अध्ययन आज हमें करना है। पिछली तासिका में हमने देखा था कि चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल से, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, इसका अध्ययन किया था। उसके बाद पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरुबी मंद पवन के झोंकों से। पिछली तासिका में हमने सिर्फ इन 2 पदों का अध्ययन किया था। तो मैथिली शरण गुप्त जी ने, मैं फिर से एक बार आवृत्ति के रूप में आप लोगों को पढ़ाता हूँ। मैथिली शरण गुप्त जी ने चांदनी रात इस पद्य से हमें प्रकृति की छटा का सुंदर वर्णन करते हुए इन 2 पदों के बारे में जानकारी दी थी। इसके आगे का जो परिच्छेद है इसके बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चलो पन्ना नंबर 1 मैं पढ़ता हूँ पहले, उसके बाद उसका अर्थ मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुगंध गंध वह, नीरानंद है कौन दिशा। देखिए पहले इसमें से कठिन शब्दों के अर्थ लिखते हैं। क्या ही स्वच्छ, स्वच्छ का मतलब जानते हो साफ सुथरा, चांदनी, चांदनी का मतलब भी मालूम है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा। निस्तब्ध शब्द का अर्थ लिखियो। निस्तब्ध का अर्थ है जो हिलता डुलता नहीं, एक ही जगह पर रहता है, आसान भाषा में। ठीक है, पहला कठिन शब्द आया है निस्तब्ध। लिखो बइयों में लिख कर लेना है निस्तब्ध। निस्तब्ध का अर्थ क्या है, जो हिलता डुलता नहीं। ठीक है, चलो आगे। है स्वच्छंद, स्वच्छंद, स्वच्छंद का मतलब जानते हो ना, अपनी इच्छा के अनुसार जो काम करता है उसे हम स्वच्छंद कहते हैं। स्वच्छंद किसे कहते हैं, जो अपने मन में आई हुई बात के अनुसार चलता है, कार्य करता है, उसे हम स्वच्छंद कहते हैं। तो कवि कहते हैं है स्वच्छंद सुमंद। सुमंद यानी कि कठिन शब्द है, अरे बहुत आसान अर्थ है इसका। सुमंद का मतलब है धीमा, धीमा, जिसे मराठी में आप हलू कहते हैं। लिखो, कठिन लगता है तो लिख कर लेना है सुमंद। पहले का अर्थ आपने लिख लिया ना, निस्तब्ध का मतलब है जो हिलता डुलता नहीं है। उसके आगे जो कठिन शब्द आया था सुमंद, सुमंद का मतलब है धीमा। है स्वच्छंद सुमंद कौन, गंध वह, गंध यानी कि खुशबू। ठीक है, गंध वह, नीरानंद है कौन दिशा। देखिए कितने अच्छे प्रकार से कवि ने यहाँ लिखा है। नीरानंद का मतलब है आनंद रहित। कवि सवाल पूछता है नीरानंद है कौन दिशा। इसका अर्थ मैं बताऊंगा आप लोगों को। पहले एक कठिन शब्द आया है उसका, उसे लिख लो। वो शब्द है नीरानंद। नीरानंद का मतलब है आनंद के बिना, आनंद रहित। कवि कहता है आनंद के बिना कौन सी दिशा रह रही है, यानी सारी दिशाओं में आनंद ही आनंद फैला हुआ है। पहले ये शब्द लिखो नीरानंद, इसके बाद मैं आप लोगों को आगे की जानकारी दूंगा। लिख लिया। कवि कहता है, कवि कहता है, कवि चंद्रमा स्वच्छ प्रकाश में निकरी हुई रात्रि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह जो चांदनी है यह गजब की निर्मल है, गजब की पवित्र है। इन 4 पंक्तियों का अर्थ बता रहा हूं मैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह,
कवि सुंदर रात्रि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये जो चांदनी है, चांदनी रात है, ये गजब की निर्मल है, पवित्र है। वो आगे बताते हैं, है क्या ही निस्तब्ध निशा, जो हिलती डुलती नहीं। निशा का मतलब है रात, निशा का मतलब है रात। तो कवि कहते हैं यह रात कितनी शांत है। कौन सी रात? चांदनी रात। समझ में आ रही है? बहुत आसान है समझने में। कवि सुंदर चंद्रमा का स्वच्छ प्रकाश में जो निखरी हुई रात्रि है, चांदनी रात में, उसकी रात्रि का वर्णन कहते हैं कि यह जो निशा है, ये जो रात है, यह गजब की निर्मल भी है और शांत भी है, और शांत भी है। शांत इसलिए कहा गया है कि निस्तब्ध कहा है। इस रात्रि में किसी भी पेड़ पत्ते पौधों सभी में एक गजब की शांति है, ऐसा कवि हमें यहाँ बता रहे हैं। वो आगे बताते हैं, कहीं कोई स्वर नहीं है, इस रात्रि में कोई भी ध्वनि सुनाई नहीं दे रही है, यहाँ गजब की शांति है चांदनी रात में। और कहते हैं है स्वच्छंद सुगंध गंध वह। कवि कहते हैं सर्वत्र मुक्त रूप से कोई बंधन नहीं है, मंद मंद सुगंध व्याप्त है। कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि सर्वत्र इस रात्रि में मुक्त रूप से जो गंध है ना, वो कैसी है? मंद मंद है, धीमी धीमी गंध है। और ये गंध जो है वो सर्वत्र व्याप्त है। उस रात्रि में सभी जगहों पर वह गंध हमें, उस गंध को हम महसूस कर रहे हैं। गंध कैसी फैली हुई थी? मंद मंद। आगे बताते हैं, निरानंद है कौन दिशा। कवि कहता है ऐसी कोई भी दिशा नहीं है जिस ओर आनंद का माहौल नहीं है। निरानंद का मतलब समझ में आ गया ना आप लोगों को? निरानंद का मतलब है आनंद रहित। तो कवि कहता है इस आनंद से रहित एक भी दिशा नहीं है। इसका मतलब यह है कि सारी दिशाओं में इस रात्रि का आनंद ही आनंद फैला हुआ है। नहीं तो आप क्या समझेंगे? निरानंद का मतलब है आनंद रहित। कवि ने सवाल पूछा है, कवि सवाल पूछते हुए बताते हैं कि भाई ऐसी कौन दिशा है जो आनंद के बिना रह गई है। इसका मतलब यह है कि सारी दिशाओं में इस रात में आनंद ही आनंद का वातावरण है। समझने में कुछ तकलीफ है? मैं फिर से एक बार इस 4 पंक्तियों का अर्थ मैं आप लोगों को बताता हूँ। कवि चंद्रमा के स्वच्छ प्रकाश में निखरी हुई ये जो रात्रि है, इसका वर्णन करते हुए हमें कहते हैं कि यहाँ जो इस रात्रि में जो चांदनी पड़ी हुई है, ये गजब की निर्मल है। और यह जो रात्रि है वो बहुत ही शांत है। कहीं किसी भी प्रकार का आवाज, ध्वनि, स्वर यहाँ नहीं है। सर्वत्र मुक्त रूप से मंद मंद सुगंध फैली हुई है। इसलिए कवि कहता है निरानंद है कौन दिशा। आनंद के रहित कौन सी भी दिशा यहाँ नहीं है। इसका मतलब यह है कि सारी दिशाओं में इस रात्रि का आनंद ही आनंद फैला हुआ है। समझ में आ गया इन 4 पंक्तियों का? मैंने 2 बार आप लोगों को बता कि कवि क्या कर रहे हैं। कवि सुंदर रात्रि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह जो चांदनी है यह गजब की निर्मल है, यहाँ का माहौल बहुत ही शांत है, और सारी रात्रियों में, इस सारी पूरी रात में एक मंद मंद सुगंध फैली हुई है, जिसके कारण सारा माहौल आनंदित हो चुका है। और कवि कहते हैं इस आनंद में एक भी दिशा नहीं रह गई है। इसका मतलब है कि सारी दिशाओं में इसका आनंद फैला हुआ है। समझ में आ गया पहली 4 पंक्तियों का अर्थ? इसके आगे चले जाए पढ़ने के लिए, ठीक है? तो चलो इसकी आगे की पंक्तियां, उंगलियां रखो अपने अपने। कवि कहते हैं बंद नहीं अब भी चलते हैं। बहुत ही आसान है ये 4 पंक्तियां। नियति नटी के कार्यकलाप पर कितने एकांत भाव से
कितने शांत और चुपचाप। देखो कितना कितना अच्छे तरीके से कवि ने हमें समझाया है। पहले इसके कठिन शब्दों के अर्थ लिखो आप। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति। नियति का मतलब जानते हो आप? जानते हैं ना? हाँ, कौन बताएगा? नियति का मतलब है भाग्य। नटी, अरे आप फिल्में देखते हो कि नहीं? फिल्में देखते हो ना? नटी का मतलब क्या है? हाँ, हीरोइन। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ। अभिनय करने वाली स्त्री को हम नटी कहते हैं। ठीक है, आसान भाषा में जो नारी, जो स्त्री अभिनय करती है उसको हम क्या कहते हैं? नटी कहते हैं। तो कवि कहता है नियति नटी, नियति के यानी कि भाग्य, नियति नटी के कार्यकलाप। कलाप का मतलब है, कलाप कठिन लगता है, लिख कर ले लो। कलाप का मतलब है गतिविधि। लिखो, मैं रुकता हूं, हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। लिखो, कलाप का मतलब है गतिविधि। मैं थोड़ा रुकता हूं। तो ये नटी कौन सी गई है? कौन बता सकता है? किसका वर्णन है? रात का वर्णन है। इसका मतलब है रात्रि रूपी नटी। रात्रि रूपी नटी के सारे कार्यकलाप। कार्यकलाप, कलाप का अर्थ आप लोगों ने क्या लिखा? कलाप का अर्थ है गतिविधि, जो काम करती है वो। तो चलो इसका अर्थ आज अभी देखते हैं। बंद नहीं अब भी चलते हैं, इसका मतलब क्या है? कवि कहते हैं कि कोई भी गतिविधि बंद नहीं है। रात्रि रूपी नटी के सारे कार्यकलाप, सारी गतिविधियां नटी की, रात्रि रूपी नटी की सारी गतिविधियां, सारे काम पहले जैसे चल रहे हैं। अब भी जैसे चलते थे वैसे ही चल रहे हैं। कवि ने बहुत आसान भाषा में बताया है। क्या बताया है? बंद नहीं है अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। कवि कहते हैं कि इस रात्रि रूपी नटी के सारे कार्यकलाप अब भी चल रहे हैं, वैसे की वैसे चल रहे हैं जैसे पहले चलते थे। ठीक है, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। उंगलियां रखो। कवि कहते हैं विशेषता यह है कि सब कुछ बहुत ही शांत ढंग से, कि ये जो सारे कार्यकलाप चल रहे हैं ना, उसकी जो गतिविधियां चल रही है वो कैसी चल रही है? बहुत ही शांत भाव से, एकांत भाव से, चुपचाप हो रहा है। इसका मतलब यह है कि कोई भी कोलाहल वहां नहीं है, कोई भी शोर वहां नहीं है। नीति नटी के सारी कार्य, सारी गतिविधियां, सारे काम पहले के जैसे ही चल रहे हैं, बंद नहीं है। पहले जैसे चलते थे वैसे ही चल रहे हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि नीति नटी के सारे कार्यकलाप अब भी बंद नहीं है, वो वैसे ही चल रहे हैं। लेकिन कैसे? बहुत ही शांत ढंग से और एकांत भाव से चल रहे हैं। कोई भी शोर यहाँ नहीं है। समझ में आ गया? कठिन है? अरे बहुत ही आसान है। कवि क्या कहते हैं? बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। फिर से एक बार पढ़ाऊं, बहुत ही आसान है। कवि कहते हैं कि कोई भी गतिविधि बंद नहीं है। रात्रि रूपी नटी के सारे कार्यकलाप अब भी चल रहे हैं जैसे पहले चलते थे। विशेषता यह है कि सब कुछ शांत ढंग से और एकांत भाव से सारा काम चल रहा है। कोई भी शोर, कोई भी कोलाहल वहां नहीं है। ये सारा वर्णन किसका है बच्चों? चांदनी रात का, रात के बारे में बता रहा है। ठीक है, अब मैंने 2 पद पढ़ाए आपको। ठीक है, उसके आगे का चलो तीसरा है बिखेर देती वसुंधरा। उंगलियां रखो। अब मैंने कठिन शब्दों में वो यहाँ लिखूंगा। ठीक है बिखेर देती वसुंधरा। बिखेरना कल आया था शब्द, लिख लिया है ना? हाँ, है बिखेर देती वसुंधरा। वसुंधरा का मतलब आप जानते हो? हाँ,
कवि कहता है, लिख लिया ना? कवि कहता है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। आगे अर्थ बताऊंगा। रवि बटोर लेता है उनको। रवि, रवि यानी कि सूरज, सूर्य, भास्कर। रवि का मतलब है सूरज। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। जब सुबह होती है ना, सवेरा, तब हम उसे सवेरा कहते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है। पहले से ज्यादा ये बहुत ही आसान है। पंक्तियां, 4 पंक्तियां देखो। कवि कहता है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। कवि कहता है, कवि इन चांद तारों की कल्पना मोतियों से करते हैं। किससे करते हैं? मोतियों से करते हैं। और मोतियों से करते हुए वो कहते हैं कि जो वसुंधरा है, पृथ्वी है, यह सारे मोती बिखेर देती है। यह सारे मोती बिखेर देती है। कब बिखेर देती है? मोती सबके सोने पर। हम जब सारे लोग सो जाते हैं ना रात में, तब ये वसुंधरा, यह पृथ्वी क्या करती है? चांद तारों की तुलना हमने किससे की थी? मोतियों से की थी। तो कवि कहता है ये जो आकाश में जो चांद तारे हैं ना, इनकी तुलना मोतियों से की थी। यह मोती पृथ्वी बिखेर देता है। कब? हम सब लोग जब सो जाते हैं तब। इसलिए कवि कहता है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। देखो, आकाश में रात्रि में वसुंधरा पृथ्वी क्या करती है? चांद तारों के रूप में मोतियां बिखेर देती है। लेकिन जब सुबह होता है, जब सुबह होती है तो रवि का मतलब सूरज। तो सूरज क्या करता है? कवि कहता है जब सवेरा होता है ना, तो यह रवि, यह सूरज उन चांद तारों को बटोर लेता है, फिर से वापस लेता है। लक्षात येते की नाही? सकाळ झाल्यानंतर चंद्र आणि तारे दिसतात का आपल्याला? त्या सूर्याच्या उजेडात नाहीसे होतात। पण कवि ने त्याचं वर्णन किती छान केलेलं है। कवि ने कितने अच्छे प्रकार से इसका वर्णन किया है। कवि कहते हैं जब सूरज निकलता है, जब सुबह होती है, तो ये जो रवि है, सूरज है, ये क्या करता है? ये चांद तारों रूपी जो मोती बिखरे पड़े थे, उन सबको बटोर लेता है। यही इसका समझ में आ रही ना बात? बहुत ही आसान है, इसमें कठिन कोई भी बात नहीं है। वसुंधरा का मतलब आपने लिखा, रवि का मतलब आपने लिखा। इसके आगे का, ठीक है, लिखो। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है शून्य श्याम तनु जिसका, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। कठिन शब्दों के अर्थ लिख लो पहले। और विरामदायिनी पहले लिखो, इसके बाद में इसका अर्थ बता देता हूं। विरामदायिनी, लिखो विरामदायिनी शब्द लिखो, इसका अर्थ बताता हूं। विश्राम देने वाली, विश्राम देने वाली लिखो। कवि कहता है, हमने पिछले पंक्तियों में देखा था कि रवि क्या करता है? सुबह होने पर ये जो चांद तारों रूपी मोती थे उनको बटोर लेता था। अब कवि कहता है और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। रवि क्या करता है? सुबह होने पर वो चांद तारे रूपी जो मोती है ना, वो बटोर लेता है। किसको देता है? संध्या को। संध्या को, रात होने से पहले संध्या होती है, ठीक है? तो कवि कहता है रवि क्या करता है? वो मोती बटोर लेता है और संध्या को दे जाता है। तो कवि कहता है ये
जो विरामदायिनी है ना, विश्राम देने वाली, सुबह से शाम तक, संध्या तक हमें चांद तारे दिखाई नहीं देते, तो ये जो रवि है वो क्या करता है, विरामदायिनी यानी विश्राम देने वाली जो संध्या है उसको चांद तारों रूपी मोती दे देता है। ठीक है, संध्याकाळ जी असते ना तिला सूर्य काय करतो, ते चंद्र आणि तारे आहेत की नाही, ते चंद्र आणि तारे त्याला देऊन टाकतो, कारण ते विश्राम देने वाली है, विरामदायिनी है, असं कवीला म्हणायचं। लक्षात आलं का? सकाळी उठल्यावर घेतोय आणि संध्याकाळी घेऊन देतोय, संध्याकाळपर्यंत विश्रांती घ्यायला। विरामदायिनी कोण आहे? संध्याकाळ। ठीक है। अर्थात क्या है? अर्थात क्या है कि शाम के बाद ही हमें चांद तारे दिखाई देने लगते हैं, चमकने लगते हैं। ठीक है। शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। शाम को क्या होता है? शाम यानी कि काली रात होती है, ले नया रूप छलकाता है। और जब ये चांद तारे प्रकाशमान होते हैं, तो ये रात्रि की कालिमा प्रकाशमान होती है, रात्रि की कालिमा प्रकाशमान हो जाती है और अपने नए रूप छलकाती है, अपना नया रूप छलकाती है, दिखाती है। यही इसका अर्थ है। इसमें कुछ कठिनाइयां है क्या? मैंने 4 पद यहाँ आप लोगों को पढ़ाए हैं। ठीक है, 4 पंक्तियों के। पहला पद, दूसरा पिछली काशिका में हमने पढ़े थे। आज 3, 4, 5 और 6 का अर्थ आज हमने देखा है। ठीक है। इसमें कुछ समझने के लिए कठिनाइयां हैं क्या? बताइए, नहीं तो मैं फिर से एक बार पढ़ा सकता हूँ आप लोगों को। पहले देखा था, पहली परिषद में, फिर से एक बार बता देता हूँ। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुगंध गंध व निरानंद है कौन दिशा। अब आप लोगों को क्या करना है? तो सबसे पहले घर में आप लोगों को इन 4 पदों का अर्थ आप लोगों को अपनी भाषा में लिखना है। अगर लिखते हो तो कुछ कठिनाइयां हो तो वहां लिखो कि कल अध्यापक मुझे आकर पूछना है, जिसका अर्थ भी आपको लिखने में तकलीफ हो या नहीं आए तो भी कल आने के बाद मुझे आपको क्या करना है, मुझे पूछना है। मैं फिर से एक बार इसे मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन बहुत आसान है। ठीक है। आज के लिए हम यही रुकते हैं। फिर से एक बार मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैथिली शरण गुप्त जी ने इस पद्य के माध्यम से प्रकृति की छटा का सुंदर रूप बड़े ही माधुर्य के साथ यहाँ अभिव्यक्त किया है। अभी जो शेष रह गए हैं 2, इसका अध्ययन हम कल की तासिका में करेंगे। तो आज हम यहीं पर रुकते हैं। धन्यवाद।